चलो लेट्स गो एवरीवन। सो दोस्तों, अब हम लोग कंपनीज एक्ट के डिस्कशन के दूसरे पार्ट पर आ चुके हैं, है ना। सर फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हुआ था? बाय द वे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख रखा है, बट क्या आपने डिस्कस किए थे एक बार फटाफट रिकैप करते हैं, राइट। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी, जहां पे हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। स्मॉल कंपनी का मैंने आपको बताया था कि चेंज हो गया है लिमिट, और 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया। 4 करोड़ इन द पेड अप कैपिटल एंड 40 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। पर एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी जो चैरिटी के लिए फॉर्म हुई है, या कोई कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी है, तो समझ लेना वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तब चाहे वो टर्नओवर, पेड अप कैपिटल का लिमिट मैच हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप एक होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी हो, सर होल्डिंग या सब्सिडियरी कौन होता है अभी बता दूंगा, पर आप अगर होल्डिंग हो, सब्सिडियरी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, या किसी और एक्ट के अंदर हो, ये किसी और एक्ट के अंदर वाला बात को अभी छुपाता हूं, पहले 3 मेन बात के करता हूं। सेक्शन 8 कंपनी यानी कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो कंपनी फॉर्म हुई है, होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी, अगर आप इन तीनों में से हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते खुद को। सर मतलब 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला लिमिट फॉलो नहीं हो रहा है तब भी, हाँ तब भी, ये बात याद रखिएगा। खैर, फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ाई की थी? हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट वेल का। यस और नो? कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पढ़ा था। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी से जुड़ा हुआ 5 एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। यस, ओके, फैंटास्टिक। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो 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 बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंपनी बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो सर ऐसा है ना, कंट्रोल के बेसिस पर अगर बात करते हैं ना, तो अपने बात करते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी के बारे में, और साथ ही साथ एसोसिएट कंपनी के बारे में, राइट। ऑल राइट सर। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडियरी कंपनी को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता है। तो सर फिर होल्डिंग कंपनी क्या होता है? जब आपको सब्सिडियरी पता लग गया, तो सब्सिडियरी को जो होल्ड कर रहा है वही होल्डिंग कंपनी है। याद है ना, जब वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में पढ़े थे, तो वन विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इस तरीके से, और फिर एक हिस्सा डिस्कस कर लिए थे सर, उसी तरीके से। खैर, अभी अपने बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, सिंपल में बात खत्म कर दूं क्या? सिंपल में बात खत्म कर दूं, ठीक है। होल्डिंग कंपनी कौन है? वो कंपनी जो किसी और कंपनी में, वो कंपनी जो किसी और कंपनी में दो में से एक चीज करे, दो में से एक चीज करे, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर कंट्रोल करे, मतलब 50% से ज्यादा वोट्स काउंट होता हो। कंपनी, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए के पास इतना पावर है कि जब वोटिंग होती है तो कंपनी ए का वोट 50% से ज्यादा काउंट होता है। पहले ना, पहले के जो लॉज थे उसमें जब मैं पढ़ा था, तब पहले के लॉज में लिखा हुआ था, उससे भी पहले इनफैक्ट, कि ओनिंग मोर देन 50% शेयर कैपिटल। अभी लॉ मेकर्स ने इसको चेंज करके कर दिया है ओनिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। 50% मतलब वन हाफ, है ना। और और या फिर आप होल्डिंग कंपनी हो, तो जो कंपनी बी है ना, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। अगर आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हो सर? कंट्रोल करते हो, तो भी आप होल्डिंग कंपनी हो। सर कंट्रोल करने का मतलब है, मतलब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिमूव करने का पावर है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑल्टरेशन करने का पावर है। अगर आप ऐसा ताकत रखते हो आप, तो आप होल्डिंग कंपनी हो। और जिस कंपनी में ये ताकत है आपके पास, वो सब्सिडियरी कंपनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 87 का डेफिनेशन लर्न कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, पहले बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो कोई कंपनी होल्डिंग होल्डिंग कब कहलाएगा, सब्सिडियरी कब कहलाएगा? जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में दो में से एक चीज करे, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ओन करे, या फिर मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन को कंट्रोल करे, दोनों में से कुछ भी हो गया, तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिश्ता स्थापित हो गया। अच्छा, एक बात और बताऊं क्या? एक और बात बताऊं क्या? एक सब्सिडियरी है, मान लो ए लिमिटेड,
का बी लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो बी ए की सब्सिडियरी है। बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। बी लिमिटेड का सी लिमिटेड से ज्यादा वोटिंग पावर है। बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो सी लिमिटेड बी का सब्सिडियरी हुआ, हाँ या ना? हाँ। पर सी लिमिटेड ए का भी सब्सिडियरी माना जाएगा। तो सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी इज अ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी इज अ सब्सिडियरी। बात समझ में आ गया? मैं श्योर हूं। अच्छा, इसमें ना लेयर्स का बताया गया है ना? बोला गया आप लोगों को बोल के निकल जाना है, प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट एक्सीड एज मच लेयर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जनरली 2 लेयर्स तक ये चलता है। कितने लेयर्स तक? 2 लेयर्स तक। मतलब ये होता है 2 लेयर। ये देखो, ए बी को ओन करता है, लेयर 1। बी सी को ओन करता है, लेयर 2। तो लेयर 1 और लेयर 2 में ये रूल अप्लाई होता है। पर अगर एक तीसरा लेयर हो गया तो वो तीसरा लेयर इसका सब्सिडियरी नहीं मानेंगे, और वो तीसरा लेयर होता भी नहीं है अलाउड। अभी सर आइए पढ़ते हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन, है ना? हाँ सर। पहले, अच्छा, पहले मैं सब्सिडियरी बता रहा हूं, फिर मैं होल्डिंग में आऊंगा, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान देना। Whereas Section 2, Clause 87 defines subsidiary company in relation to any other company means a company. रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, देखो, देखो। Subsidiary company means a company. Subsidiary company means a company in which the holding company. Subsidiary company means a company in which the holding company. रुक जाओ। Subsidiary company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors. ये देखो, क्या तो ये, और यहां पर शब्द देखो क्या यूज हुआ है, और exercises or controls more than half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, है ना? तो controls the majority of board of directors, controls the board of directors, सिंपल ये बोल दो। और exercises or controls more than half of the total voting power, controls or exercises more than the half of the total voting power इधर एट इट्स ओन, मतलब होल्डिंग के पास, खुद के पास है, या टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। सर नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? ए है, ए के पास, सुनो, ए के पास बी का 55% शेयर है, तो बी ए का सब्सिडियरी हो गया। पर ए के पास कंपनी सी का 30% शेयर है, और कंपनी बी के पास कंपनी सी का 30% शेयर है। तो आप सोच के देखो, ए को, ए के पास सी का 30% हुआ, और ए के सब्सिडरी के पास भी सी का 30% हुआ, तो दोनों मिला के ए के पास इनडायरेक्टली कितना आ गया? सी का 60% आ गया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडियरी। तो अकेला होल्डिंग कंपनी के पास मेजॉरिटी शेयर्स हो या मेजॉरिटी वोटिंग पावर हो जरूरी नहीं है, उसकी सब्सिडियरी के पास भी किसी और कंपनी का है तो वो भी नंबर काउंट हो जाएगा। एक्साइजर कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर इट इज ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। सर हमें बात समझ में आ गया। तो एक है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक्साइजर और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। Section 2, Clause 87 defines subsidiary company as a company in which the holding company either controls the composition of board of directors or exercises or controls more than half of the total voting power either at its own, क्या तो खुद से, या with more than one of its subsidiary, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। अब देखो जो मैं बोल रहा था, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज। ये देखो, शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये जनरली 2 लेयर तक प्रिस्क्राइब्ड है, मैंने बता भी दिया आपको। पर आप लोगों को बियॉन्ड सच नंबर लिखकर निकल जाना है ना? ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा निकल कर। चलो यहां पर ध्यान से सुनना, आगे बात करते हैं सर। अब होल्डिंग कंपनी के में आते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 46, इधर देखो,
A company is a holding company. इधर देखो, a company is a holding company in relation to one or more other companies. A company is a holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. Company of which such companies are subsidiary company. A company is a holding company in relation to which one or more company means a company of which such companies are subsidiary company. In relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary company. तो होल्डिंग क्या होता है? जिसका ऐसा रिलेशन हो कंपनीज के साथ कि उन कंपनीज को सब्सिडरी बोल पाए, तो हम होल्डिंग है। पर सब्सिडरी कौन है, ये आप लोगों को यहां पर समझ में आया। जिसमें होल्डिंग मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कंट्रोल करता है या डायरेक्टर्स कंट्रोल करता है, कंपोजिशन मेजॉरिटी वर्ड भूल जाओ, और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और है ना, कंट्रोल करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एसोसिएट कंपनी, सिंपल में बात खत्म करूं, सिंपल में बात खत्म करूं, सेक्शन 2 क्लॉज 6 देखो, एसोसिएट है, ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज 6 शुरू में आ गया इसका नंबर, है ना। और सब्सिडियरी का 2 क्लॉज 87, ठीक है। खैर जो भी, अभी पॉइंट पर मैं आता हूं, इधर ध्यान देंगे ना। एसोसिएट क्या होता है? अगर अच्छा यहां पर ना मिस्टेक भी होता है, बहुत भयानक मिस्टेक होता है। ये तो छोड़ दीजिए, काफी क्वालिफाइड लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट से लगता है हम तुम्हारे तुम हमारे, ऐसा फीलिंग आता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। समझाता हूं। एक कंपनी ए और एक कंपनी बी है। ए का बी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, अप टिल 50%। अरे यार, अगर 50% से ज्यादा हो गया, एक बात बताओ ना, 50% से ज्यादा हो गया तब तो सब्सिडियरी हो गया ना। एसोसिएट है या सब्सिडियरी है, दोनों कैसे होगा? तो 20% से लेकर 50% तक है, 20% इंक्लूडेड है, अप टिल 50% है। अगर ए बी में ए बी में ए बी में वोटिंग पावर ओन करता है, तब बी को ए का एसोसिएट बोलेंगे, पर ए बी का एसोसिएट नहीं है। और याद रखिएगा, मोर देन हाफ है, सब्सिडियरी के लिए क्या है, एक्साइज और कंट्रोल मोर देन हाफ है। तो यानी कि एसोसिएट के लिए 50 तक भी हो तो चलेगा, मिनिमम होना चाहिए 20%। और क्या सब्सिडियरी होना पड़ेगा? नहीं। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब डेफिनेशन को लर्न करते हैं, देखते हैं क्या है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ये देखो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, देखो आया, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, कौन? दैट अदर कंपनी इन विच, कौन? that other company means a company in which that other company has a significant influence, significant influence मतलब 20% or more voting power, but ये देखो, इधर देखो, but which is not a subsidiary company of the company having such influence, मतलब एसोसिएट होने के लिए सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट है, ज्वाइंट वेंचर मतलब दो लोग, मान लो एक ब्रिज बनाना है, दो कंपनियां हैं, एक ब्रिज बनाने के लिए साथ में आ गई, तो क्या ये लोग एसोसिएट है? हाँ, इसमें एसोसिएट वर्ड यूज हो सकता है, जो जिसको अक्वायर कर रहा है, जो जिसमें ओन कर रहा है मेजॉरिटी वोटिंग पावर, वो। पर याद रखना, हम लोग बोलेंगे बी ए का एसोसिएट है अगर ए बी में 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर ओन करता है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ए बी का एसोसिएट है, हम लोग बोलेंगे बी ए का एसोसिएट है। इसका और भी मजा आएगा जब आप लोगों को अकाउंटिंग इसका मिलेगा, इंटर फाइनल लेवल पर आता है, जहां पर आप लोग जो है बेसिकली अकाउंट्स के अंदर इनका जो है अमलगमेशन करते हैं। अमलगमेशन भी क्या बोल रहा हूं, होल्डिंग सब्सिडियरी का आप लोग इसमें पूरा का पूरा कंबाइन करके बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी है, बहुत मजा आएगा। अभी यहां पर ध्यान से सुनना। For the purpose of this clause, expression significant influence means control of at least 20% of total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. The expression joint venture means an agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. तो समझ में आ गया है ना? एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, ये याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया, अप टिल 50 ऑब्वियसली। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, सेक्शन 2 क्लॉज 52, एक सिंपल में बात, हाँ बोलिए ना। नहीं, यहां पर मैं बता देता हूं ना, मैडम ने क्या पूछा, एक क्वेश्चन आया कि सर क्या एक सब्सिडियरी कंपनी एक एसोसिएट कंपनी हो सकता है? मैडम आप बात समझो,
ए बी को अगर 50% से ज्यादा ओन करता है तो बी ए का सब्सिडियरी है। अगर बी ए का सब्सिडियरी है तो वो उसका एसोसिएट नहीं है, और अगर एसोसिएट है तो सब्सिडियरी नहीं है। देयर आर टू सेपरेट प्रोविजंस एंड टू सेपरेट क्लॉजेस फॉर इट, वन डजंट मीन द अदर ऑल्सो। समझ आया क्या दीपशिका? यस सर, वन डजंट मीन द अदर। हाँ, देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो एक का एसोसिएट है, एक का सब्सिडियरी है, क्या फर्क पड़ता है? हर्ष ने क्या कहा कि ए बी में ना, ए का बी में 51% शेयर्स है, सिंपल भाषा में बात करता हूं। तो मतलब बी ए की सब्सिडियरी है, पर बी का सी में, बी का सी में, बी का सी में एवरीवन, बी का सी में जो है वो 25% शेयर है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है? पहला बात, तो अगर बी का सी में 25% शेयर है तो हाँ, सी एसोसिएट है, सी एसोसिएट है बी का, तो सी एसोसिएट है बी का। और क्योंकि ए और बी का टोटल होता है तो सी को भी अपने मानेंगे एसोसिएट, बट सब्सिडियरी नहीं बोलेंगे। सब्सिडियरी के लिए 51% से ज्यादा है। पर हाँ, मान लो ए के पास भी सी का 30% होता, तब तो मैंने आपको बोला था कि सब्सिडियरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए अपने सब्सिडियरी के साथ मिलकर सी में तो 50% से ज्यादा ओन कर रहा है ना, वोटिंग पावर। यस सर, बात समझ में आता है। अभी मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। देखो, लिस्टेड है और अनलिस्टेड कंपनी है, सिंपल में बात खत्म करता हूं। सिंपल में, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाके एक सिंपल में बात बोलूं, कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी तब होगी, कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी तब होगी जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। अगर उसका इक्विटी उस पर लिस्टेड है, याद रखना, इक्विटी का लिस्टेड होना इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर्स लिस्टेड है, प्रेफरेंस लिस्टेड है, ये सबसे लेना देना नहीं है। अगर आपको लिस्टेड कंपनी कहलाना है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी लिस्टेड होना चाहिए। सर समझ में आ गया। चलो अभी पढ़ते हैं ना, सेक्शन 2 क्लॉज 52। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 52, it is a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange। अभी देखो यहां पर क्या लिखा है, which has any of its securities listed on the recognized stock exchange, है ना। बट एक एक्सेप्शन आता है, एक अलग अरेंजमेंट आता है जहां पता लगता है वो इक्विटी होना चाहिए। पर अभी हम लोग एग्जाम के केस में उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। निकल जाओ यहां से। अब देखो आगे पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट सच क्लासेस ऑफ कंपनी which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed companies। provided that such class of companies which have listed or intended to list such class of securities as may be prescribed in consultation of SEBI shall not be considered as listed companies। मैंने अभी क्या बोला, मतलब कुछ केसेस है जहां सेबी ने कह रखा है कि इन सिक्योरिटीज को लिस्ट कर भी दोगे तो भी हम लोग तुमको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। वो केसेस को मैंने सिंपल में आपको बता ही दिया, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस। हालांकि उतना लिखना नहीं है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर इक्विटी लिखे या क्या लिखे। तो आप लोग को क्या लिखना है, as per section 2 clause 52 of the companies act, it is a company which has any of its securities listed on the recognized stock exchange, provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed by SEBI may not be considered। मतलब वो सिक्योरिटीज जो सेबी मना कर देता है, वो सिक्योरिटी जो सेबी मना कर देता है, तो भले ही सेक्शन 2 क्लॉज 52 कुछ भी बोले, फिर वैसी कंपनीज को हम लोग लिस्टेड कंपनीज नहीं मानेंगे। आया बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलिस्टेड कंपनी मींस वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, एनी कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। सर समझ आ गया। गवर्नमेंट कंपनी बहुत सिंपल, सेक्शन 2 क्लॉज 51, जहां पे गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल है। अब गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ओन कर सकता है 51% या उससे ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ ओनरशिप में कर सकता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट मिलके हो सकता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके हो सकता है। कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट के हाथ में 51% और मोर पेड अप कैपिटल होना चाहिए टू बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी।
Government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or by state government or governments. मतलब एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी ओन कर सकता है, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. ओ, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड द section includes a company which is a subsidiary of company of such government company. हाँ, and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. अरे मतलब गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट ही है. अच्छा, अब देखो यहां पर कितना प्यारा इंस्टीट्यूट ने बताया कि एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंट करे, सेंट्रल स्टेट करें, या सीजी और एसजी मिलकर करे. फॉरेन कंपनी, यहां पर स्टूडेंट्स लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, उसके पहले याद कर लो सेक्शन 2 क्लॉज 45 कौन है? गवर्नमेंट कंपनी. 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 2 क्लॉज 45 है गवर्नमेंट कंपनी, 2 क्लॉज 52 है, 2 क्लॉज 52 है लिस्टेड कंपनी, 2 क्लॉज 6 है एसोसिएट कंपनी, और 2 क्लॉज 87 है सब्सिडियरी कंपनी, 2 क्लॉज 46 है होल्डिंग कंपनी. निपट गया कहानी. आगे बढ़ता हूं. फॉरेन कंपनी, यहां पे बच्चा फंसता है. पहला बात, ये स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को पता है, तो यहां पर ना ये कोई स्टूडेंट गलती नहीं करता. पता है क्या, मैं हर बार पूछता हूं, स्टूडेंट बोलता है कि सर फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. वेरी गुड. पर मैं बोलता हूं गलत. हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फॉरेन कंपनी उसको बोलते हैं, बात सही है, विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. मतलब अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो मेरे लिए वो फॉरेन कंपनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. हाँ, यही देखो पढ़ते हैं. इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. देखो 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 देखो, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. It means any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India. Which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. And conducts and है ऑप्शनल नहीं है, and conducts any business activity in India in any other manner. अब वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ही करे, पर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना चाहिए. तो इट मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. बस इतना ही है क्या? रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होने से फॉरेन कंपनी हो गया क्या? नहीं. सेक्शन 2 क्लॉज 42 बोलता है, 2 क्लॉज 42 बोलता है कि इट मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग इट्स प्लेस ऑफ इन बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through its agent physically or through electronic mode and which conducts business in India in any manner. ओह, सर समझ में आ गया हमें बात. चलो ठीक है. नेक्स्ट, चैरिटेबल कंपनी, इसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं. मैं सेक्शन 8 कंपनी को सिंपल में खत्म कर दूं क्या, अगर बात सुनोगे तो? बोलो सर क्या, पूरा बात बता दूं इसके बारे में? चलो सेक्शन 8 का पूरा फ्लेवर दे देता हूं तुमको. आओ, जो कुछ लिखा है बुक में वो पूरा बता देता हूं अभी, संपूर्ण ज्ञान लो. सेक्शन 8 एक चैरिटेबल कंपनी है. नेचुरल सा मतलब है कि वो किसके लिए फॉर्म हुआ है. पहले तो 3 चीज जो तुमको ऑप्शन मिलता था 11 12 में, आर्ट, कॉमर्स और साइंस. तो पहला बात तो जो आर्ट, कॉमर्स और साइंस के प्रमोशन के लिए हुआ है, या 2S के लिए, ट्रिक सुन लो, 2S यानी कि स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर. स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर, ठीक है ना. और कॉमर्स, आर्ट, साइंस क्या है? सब एडुकेशन है. तो एडुकेशन, एडुकेशन और 2R, 2R और 2S. 2S क्या था? सोशल वेलफेयर और आपका स्पोर्ट्स. और 2R क्या है? रिसर्च एंड रिलीजन. हो गया खत्म. के लिए बना हो वो आपका कहलाता है सेक्शन 8 कंपनी. पहले बात समझो, किसके लिए किसके लिए किसके लिए किसके लिए? वो कंपनी जो किसको प्रमोट करने के लिए बना है? वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करता है, ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस 2R, रिसर्च, रिलीजियन 2S, स्पोर्ट्स एंड आपका साथ साथ में सोशल वेलफेयर और बाकी इन्वायरमेंट. ये सब के लिए जो बना है, एडुकेशन, इनके लिए जो बना है वो सेक्शन 8 कंपनी है. और इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्हीं चीज के लिए होगा. और इन कंपनीज के पास अपने मेंबर्स में डिविडेंड बांटने का अधिकार नहीं है. अरे क्योंकि आप तो बने थे चैरिटी के लिए, अब आप डिविडेंड क्या बांट रहे हो सर? डिविडेंड क्यों बांटने लग रहे हो?
नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल हो गया इसका। सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना। ये हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनीज। अब एक बात समझना, सेक्शन 8 कंपनी ना, सेक्शन 8 कंपनी में भी मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, पर इनके पास एक सुप्रीम शक्ति है, बोलो जानोगे क्या? नॉर्मली एक पब्लिक कंपनी को एवरीवन अपने नाम के आगे पब्लिक कंपनी को लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है, चैरिटेबल कंपनी दोनों के बिना काम कर सकती है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आया थ्रू द, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह समझ आता है थ्रू द रजिस्ट्रार, या सेंट्रल गवर्नमेंट को सुओ मोटो ये समझ में आता है, मतलब खुद से ये समझ आता है कि ये कंपनी अब ऐसा कुछ कर रही है जो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड है, हाँ, जो चीज इसको कायदे से करना नहीं चाहिए अगर ये चैरिटेबल कंपनी है तो वो चीज इलीगल नहीं है। मान लो कोई और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में घुस गया तो वो चीज इलीगल नहीं है, फिर कंपनी उसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड उसके पीछे लगा देगी और उसका चैरिटेबल जो पोजीशन है वो खींच लिया जाएगा। सर पर चैरिटेबल कंपनी कोई फॉर्म क्यों करता है? ऑब्वियसली चैरिटी के लिए। पर सर क्यों? चैरिटी करना है तो आराम से करो। नहीं, अगर आप चैरिटेबल कंपनी फॉर्म करते हो आपको इनकम टैक्स में बहुत फायदे मिलते हैं, आपको इनकम टैक्स से बहुत फायदे मिलते हैं, इसलिए चैरिटेबल कंपनी लोग फॉर्म करते हैं। पर अगर पता लगा रजिस्ट्रार को तो वो गवर्नमेंट को बोल देगा और आपके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा दिया जाएगा। और अगर आपने कोई भी सेक्शन 8 का क्लॉज वायलेट किया, मतलब आपके ऊपर जो लागू है क्लॉज वो वायलेट किया, तो गवर्नमेंट की मर्जी है। ये तो जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड है वो एक तरीका है, दूसरा हो सकता है वाइंडिंग अप, आपका बिजनेस ही बंद कर दे, या तीसरा हो सकता है कि कोई और सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपका अमलगमेशन हो जाए, सेक्शन 8 कंपनी के साथ आपका अमलगमेशन हो जाए। तो दो में से एक बात है, दो में से एक बात है, दो में से एक बात है। आप ऐसा सोच लो ना, आप ऐसा सोच लो कोई बदमाश बच्चा है, कोई बदमाश बच्चा है, उसको पेरेंट्स कैसे ठीक करते हैं? तीन ही तरीके से ठीक करते हैं, है ना। बदमाश बच्चा है तो पहला तरीका क्या है पेरेंट्स के पास? पहला तरीका है पेरेंट्स के पास इसको बोर्डिंग भेज दो, तो वही चैरिटेबल कंपनी के साथ हो गया कि इसको प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना दो। दूसरा, इसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो। घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो का मतलब समझ में आया? घर से बाहर निकलने का मतलब है वाइंड अप कर दो इनको। घर से बाहर निकलना बंद कर दो का मतलब क्या? इनको वाइंड अप कर दो। ओ, और तीसरा क्या? इसका शादी करा दो। किससे करवा दो शादी? इसी के जैसा किसी से, इसी के जैसा किसी से, तो वही है, अमलगमेट करा दो दूसरा सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सब अलाउड है ना। अरे तुम लोग फाउंडेशन आ गया, तुम्हारा बचपन चला गया। अभी इधर ध्यान से सुनना, बच्चा पूछ रहा बचपन में कैसे शादी करा देगा। कितना कुछ हम बोला पर बच्चा को शादी का बात पे क्वेश्चन आया, बताओ। चलो इधर पे ध्यान दो, खैर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो यहां पर ध्यान देना। अब अच्छा, मैंने सब कुछ ही बता दिया आपको, सब कुछ ही बता दिया। एक बार फिर से बोलूं क्या? एक बार फिर से समराइज करता हूं, यहां पर सुनना। सेक्शन 8 कंपनी कौन है? वो कंपनी है जो किसके लिए बनी है? आर्ट साइंस कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और ये अपना प्रॉफिट्स को इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे लगाती है। और क्या ये मेंबर्स को डिविडेंड देना अलाउ करती है? क्या नहीं, इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू टेक डिविडेंड्स या राइट ऑफ द कंपनीज टू गिव डिविडेंड्स। अगर ये ठीक से काम नहीं किया तो इसके साथ तीन अंजाम हो सकता है। क्या तो इसके नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया जाएगा, या इसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर इसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स वाले सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेशन करवा दिया जाएगा। आओ चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग, आओ इसको पढ़ते हैं सर। ये देखो यहाँ पर सेक्शन 8 company deal with formation of companies which are formed to promote the charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research. ये such company intends to apply its profit in what? Promoting its objectives and prohibiting the payment of any dividend to its members. मैंने आपको ये कहा, एग्जाम्पल FICCI, फिर नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, CII, ये सब। आगे आगे, ये पावर किसके पास है? मैंने आपको बार बार बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये लाइसेंस इशू करने का। सेंट्रल 8 अलाउज द सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट
टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। यही देखो, मैंने आपको क्या बोला था, ऐसी कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पर क्या वर्ड यूज करना है? नो, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके पास ऐसा ही राइट्स और प्रिविलेजेस रहेगा जो एक लिमिटेड कंपनी के पास रहता है। पर लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है, मैंने बोला। और अगर आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, अगर आपका लाइसेंस जो रजिस्ट्रार ने इशू किया वो रिवोक क्यों होगा? जब आपने कुछ ऐसा किया जो सेक्शन 8 कंपनी के स्कोप के बियॉन्ड है। ये देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस, मतलब विड्रॉ द लाइसेंस, वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स, मतलब वायोलेट्स। आपने कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट्स वायलेट किया हो जिसके कंडीशन पर आपको लाइसेंस मिला था, अब आपने वो करना छोड़ दिया है, तब द रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम। पर हाँ, ये हरकत करने से पहले, ये हरकत करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भी बोलने का मौका देगा कि आपने ऐसा क्यों किया। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलने का मौका मिलेगा, देगा कि भाई बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। अच्छा, ये बात है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। Order of the central government, order of the central government, where a license is revoked, where a license is revoked, then the central government may, where a license is revoked, then the central government may, सुनो, where a license is revoked, then the central government may, in the public interest, where a license is revoked, then the central government may, in the public interest, order that the company registered under this section should be amalgamated। आई देखो, लाइसेंस रिवोक हो गया, अब क्या होगा? क्या तो अमलगमेट करवा दो विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विथ सच पावर्स राइट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और अगर ये नहीं, और अगर ये बर्दाश्त नहीं है, शादी नहीं करना, तो आज से घर के बाहर निकलना बंद, और मे बी वाउंड अप, खत्म। सर आपने तो यही पढ़ाया हमें, मैंने आपको वही तो बोला। और पनिशमेंट और कॉन्ट्रावेंशन क्या है? ये तो आपका डायरेक्टर्स पर भी पड़ेगा और कंपनी पर भी पड़ेगा, लाखों रुपए तक जाएगा। आओ मामला इधर देखो, यहां पर इधर देखो सबसे पहले तो। और पहला बात तो, पहला बात, अगर फ्रॉड किए, फ्रॉड के लिए कंपनीज एक्ट का एक ही सेक्शन है 447, फ्रॉड। सेक्शन 447 किससे रिलेटेड है? फ्रॉड। उसमें क्या पनिशमेंट है, बात करेंगे। पर अभी पूरा बात समझो, पूरा बात समझो। If a company makes any default in complying with requirements laid down in this section, the company shall, without prejudice to any other action under this section, be punishable with a fine। कंपनी के ऊपर फाइन सुनो अभी आप लोग, 10 लाख रुपया से कम नहीं होगा, पर 1 करोड़ रुपया तक कुछ भी हो सकता है। और हर डायरेक्टर और ऑफिसर जो इसमें सहयोगी था, जो गलत किया, हु इज इन डिफॉल्ट, शैल बी पनिशेबल, जो कम से कम 25,000 रुपया होगा, पर 25 लाख रुपया तक लिया जा सकता है। तो सोचो, 10 लाख से 1 करोड़, 25,000 से 25 लाख। हाँ, और इसके पास स्पेशल लाइसेंस है सीजी से। अच्छा, और मैंने आपको क्या बोला था, 3 चीज होता है इसके साथ। देखो तीनों चीजें दिख गई आपको। क्या तीनों चीजें हो सकती है बताइए? क्या तो इसका स्टेटस कन्वर्ट हो के इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लग सकता है, मतलब बोर्डिंग स्कूल भेज दिए, या तो वाइंड अप, घर पे ही बंद रहोगे, या फिर शादी, अमलगमेशन विद अ कंपनी, अनदर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। सर समझ में आता है बात हमें? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉर्मली बाकी कंपनीज में क्या होता है ना, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए मेंबर्स को 21 डेज का नोटिस दिया जाता है। ये कंपनी 14 डेज का नोटिस पे ही मीटिंग बुला सकती है। अच्छा, बाकी, अच्छा, जब आप लोग सेक्शन 140 ये सब के बियॉन्ड पढ़ोगे ना, 143 ये सब कंपनीज एक्ट का, अभी तो नहीं है, तब डायरेक्टर्स और ये सब का आएगा। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोविजन का दरकार नहीं है। एक कमिटी होता है, शेयर होल्डर रिलेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, इसको वो सब फॉर्म करने का दरकार नहीं है। और एक बात और, क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर शेयर होल्डर हो सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। नेक्स्ट आती है सर डोरमेंट कंपनी। अरे सर, सर ये क्या हो गया? डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी कहीं ना कहीं इनएक्टिव कंपनी है। क्या है बोलो? इनएक्टिव। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है,
455, यहां पे तुम लोग को धक्का लगेगा, तुम लोग को अभी भी दिमाग में टू क्लॉज चल रहा होगा, पर ये सीधा सेक्शन 455 है। टू क्लॉज 455 नहीं है, आंख खोलो। टू क्लॉज 455 नहीं है, सीधा 455 है, आंख खोलो। क्या होता है डोरमेंट कंपनी? यार ऐसा है, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला है, 2 साल 3 साल बाद एक प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी अगला 2 3 साल कोई काम नहीं है, पर हम लोग कंपनी बना के छोड़ दिए, ये है डोरमेंट कंपनी, जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस जैसे कंपनी का रजिस्ट्री का खर्चा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का खर्चा, बेसिक मेंटेनेंस का खर्चा, वो सब खर्चा अलाउड है, उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं मानेंगे। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। Where a company is formed and registered under this act, मतलब कंपनीज एक्ट, where a company is formed, देखो देखो, and registered under this act, काय को? For a future project or to hold an asset or intellectual property. Where a company is formed and registered under this act, why? For a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transactions. Significant accounting transactions किसको बोलते हैं, मैं अभी आऊंगा उस बात पर। Such a company or an inactive company can make an applicant to the registrar in such a manner as may be prescribed, कि भैया रजिस्ट्रार मुझे एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। कौन सी कंपनी? जो एक इनएक्टिव कंपनी है पहले से, या वो कंपनी जो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है और जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, और या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। तो देखो, दो तरीके की कंपनीज को डोरमेंट मिलता है। डोरमेंट स्टेटस अगर नहीं समझो तो कायदे से समझो, दो तरीके की कंपनीज को दोस्तों डोरमेंट स्टेटस मिलता है। फिर से बोलता हूं, दो तरीके की कंपनीज को डोरमेंट स्टेटस मिलता है। कौन सी दो तरीके की कंपनीज? दो तरीके की कंपनीज को डोरमेंट स्टेटस मिलता है। पहली कंपनी जिसका, सुनना ध्यान से, पहली कंपनी जिसका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ही कुछ फ्यूचर बिजनेस है, तो वो अभी बिजनेस करना ही नहीं है, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए वो बना है, तो अभी फिलहाल वो रजिस्ट्रार को बोल रहा है, रजिस्ट्रार मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। और दूसरा, वो कंपनी जो इनएक्टिव रही है, मतलब वो फॉर्म हो चुकी है पहले से, पर लास्ट 2 साल मतलब प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, या कोई एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं है, तो क्या सबमिट करें? और सर, आपने एक बात बताया हमें कि वो कंपनीज जिन्होंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किया है। सर, वो कंपनीज जिन्होंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अरे तो भैया ऐसी कौन सी कंपनी है? भैया ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको आप बोलते हो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है? कौन सी कंपनी मतलब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है? तो देखो ऐसा है, कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होगा अगर इन चारों को छोड़ के हुआ तो, और अगर इन चारों को छोड़ के हुआ तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। फिर से बोलूं, अगर ये चारों को छोड़कर कुछ भी हुआ तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं पाएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा इन चारों को छोड़कर। पहला क्या? कंपनी जो रजिस्ट्रार को फीस पे करती है। इस लॉ के अंदर बहुत सारा प्रोविजंस होता है, फलाना लाइसेंस लो, ये लाइसेंस लो, उसके लिए कोई भी खर्चा जो इस लॉ के अंदर मैंडेटरी है, कंपनी ने वो खर्चा किया, तो क्या ये एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इस कंपनी को कोई भी शेयर्स अलॉट हुआ, इस एक्ट का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, कंपनी को कोई भी शेयर्स अलॉट हुआ इस एक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, and payment for maintenance of its office and records, and payment for maintenance of its office and records, and payment for maintenance of its office and records, and payments for its for maintenance of its office and records, and payments for maintenance of its office and records, payments for maintenance of its office and records। ऑफिस को मेंटेन और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, जो शेयर्स अलॉट करना है डायरेक्टर्स को या जिसको भी, उसके लिए, या फिर कुछ
फीस पे करना है रजिस्ट्रार को इस लॉक के कुछ प्रोविजन को फॉलो करने के लिए, तो वो सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ वो सिग्निफिकेंट है और तब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं रहेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 406, यहां पर ध्यान से समझना, कंपनीज एक्ट, सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्या है बताओ सर? निधि कंपनी। क्या होता है बोलो? निधि कंपनी, जिसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। सर ये निधि कंपनी क्या होता है? निधि, निधि लड़की लोग का नाम होता है निधि, है ना? तुम लोग के फैमिली में है कोई जान पहचान का निधि नाम का? हाँ, तो देखो, निधि नाम क्यों पड़ता है? निधि नाम क्यों पड़ता है, बात समझो। निधि, ऐसा माना जाता है कि निधि नाम रख देने से घर में सेविंग्स बढ़ेगा, उससे इंस्पायर्ड है ये नाम निधि कंपनी। इसमें क्या होता है बेसिकली, मेंबर्स लोग होते हैं, सेक्शन 406 में मेंबर्स लोग होते हैं, ये लोग सेव करते हैं और कंपनी में पैसा जमा करते हैं। ये लोग सेव करते हैं पैसा और कंपनी में पैसा जमा करते हैं। शांत हो जाओ, क्या हुआ फिर से बोलो। ये लोग सेव किए, क्या किया? सेव किया, कंपनी पकड़ा, कंपनी में पैसा जमा किया। शांत हो गया? शांत हो गया? शांत हो गया? अब अब किसी मेंबर को लोन चाहिए, तो उसी सेविंग्स में से ये लोग देता है और उस मेंबर से इंटरेस्ट चार्ज करता है, 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 और जो इंटरेस्ट कंपनी कमाता है वही बाकी मेंबर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये है निधि कंपनी। मतलब अपने ही मेंबर्स लोग का सेविंग्स को जमा किया, ठीक है, अपने ही मेंबर्स लोग का सेविंग्स को जमा किया, और अपने ही मेंबर्स में किसी को लोन चाहिए तो उसको लोन देते हैं बाकी लोगों का सेविंग्स, और उससे ब्याज लेते हैं, और वो जो ब्याज कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, वही बाकी लोग के मेंबर्स को बांट देते हैं। ये है निधि कंपनी। सेक्शन 406 means a company which the central government may by notification declared to be a new nidhi or mutual benefit society. Nidhi companies are created mainly for cultivating, यही देखो, for the habit of savings among its members। यही तो मैंने तुमको अभी पढ़ाया, for cultivating the habit of savings among its members। अच्छा, अब आते हैं पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। किस में आते हैं बोलो? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सिंपल में बात खत्म करो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के लिए दो ही चीज चाहिए। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सेंटर या स्टेट के किसी लॉ के अंतर्गत, किसी एक्ट के अंतर्गत बना हो, पहला, विच हैज बीन फॉर्म्ड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट, नंबर वन। बात नंबर दो, जिसमें सेंटर स्टेट या सेंटर और स्टेट ज्वाइंटली मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल और 51% ऑफ द कंट्रोल ओन करता है। दैट्स इट। फिर से बोलो, established under any center or state act, at least 51% of the paid up share capital is held by the governments। पर सर एग्जांपल दोगे तो समझ में आएगा ना। ये देखो, ये सारी बॉडीज सेक्शन 2 क्लॉज 72 के अंतर्गत, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज 72 गवर्न करता है। हाँ बिल्कुल, ये सब गवर्नमेंट के कंपनीज हैं, लेकिन फाइनेंस से कहीं ना कहीं इनका लेना देना है, जैसे LIC ऑफ इंडिया। अब देखो, ये एक सेंट्रल एक्ट के अंदर बना हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956। Infrastructure Development Finance Company Limited, specified company referred to Unit Trust of India Act 2002, institutions notified by the central government of the Companies Act so repealed under section 465 of this act, वो सब गायब ही हो गया है। Such other institution as may be notified by central government in consultation with RBI, कि ये लोग पब्लिक का फाइनेंस से डील करता है, ये लोग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, किसी एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए, और वो एक्ट, वो लॉ किसका पास होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, और मिनिमम गवर्नमेंट्स का ओनरशिप इसमें कितना होना चाहिए? 51%। मिनिमम गवर्नमेंट का ओनरशिप इसमें 51% होना चाहिए। अच्छा सर, ये बात है। हाँ जी सर, ये बात है। सर टाइप्स ऑफ कंपनीज तो हो गया सर। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अभी यहां पर ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
यहां पर ना 3 सेक्शंस तुमको समझ में आएगा, 3, 7 और 9। क्या है बोलो तो? सेक्शन 3 बोलता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर कंपनी को फॉर्म करना है तो, है ना। फिर सेक्शन 7 क्या बताता है? सेक्शन 7 बताता है क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। ये रिक्वायरमेंट्स बताता है कि कंपनी को रजिस्टर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। 7 बताता है प्रोसीड्यूर। और एक बार आप रजिस्टर हो गए उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उसका इफेक्ट जानना है। ये है सेक्शन 9 में आइए इधर पे इफेक्ट जानने के लिए। इफेक्ट जानने के लिए आप लोग सेक्शन 9 में आइए। तो उससे पहले शुरू करते हैं प्रमोटर। पहले सिंपल में बात खत्म करूं क्या? प्रमोटर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। सेक्शन 2 क्लॉज 69 में, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। सिंपल में बताऊं प्रमोटर कौन है, फिर क्लॉज देखेंगे। वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, वो इंसान जिसका नाम वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है। अरे कौन? वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है। वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है। वो इंसान जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो इंसान जिसका जिसका वो इंसान जिसका प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर की तरह नाम लिखा है। वो इंसान जिसका कंपनी के अफेयर्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। वो इंसान जिसने कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा किया था। पर यहां पर एक कंडीशन है, रुक जाओ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, है ना। कल को अंकुर, हमारा स्टूडेंट अंकुर है, वो कंपनी फॉर्म करना चाहता है, तो अंकुर का मैंने हेल्प किया, तो क्या मैं भी कंपनी का प्रमोटर हो गया? नहीं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या एडवोकेट्स है या कंपनी सेक्रेटरीज है, जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए या कंपनी को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनका काम है कंपनी फॉर्म करवाना, रजिस्टर करवाना, तो वो लोग अगर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो उन लोग को प्रमोटर नहीं बोलेंगे। ओह। और सर एकदम बच्चा के लैंग्वेज में बता दो ना प्रमोटर क्या होता है। सिंपल में, वो जो कंपनी को पैदा किया, वो जो कंपनी के लिए आइडिया लाया, वो जो कंपनी को रजिस्टर करवाया, वो जो कंपनी का सारा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा किया, खत्म। खत्म। पर आओ सेक्शन 2 क्लॉज 69 को पहले समझते हैं, है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 69, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच। मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में कि ये प्रमोटर है, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। सेक्शन 92 करता है एनुअल रिटर्न का, बात उस पर आएंगे हम लोग। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो शेयर होल्डर बन के हो, डायरेक्टर हो या अदरवाइज हो। तो एक प्रमोटर शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। जिसके हिसाब से, जिसके बातों के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। ये तीनों बातें देखो, और कैरी कर रहा है। तो तीन और है, मतलब दो और है और तीन बातें हैं। पहला पहला जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट। या जो कंपनी का अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, दो बात। या जिसके एडवाइस डायरेक्शंस के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करता है, ये तीन बात है। खत्म हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 69 लर्न हो गया, मुबारक हो तुमको। फिर से बोलो। वो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के हिसाब से जो बनता है उसमें लिखा हुआ है, पहली बात। या फिर या फिर जो कंपनी का अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। जी सर, जी सर। सेक्शन 2 क्लॉज 69। हम लोग प्रमोटर कौन है कंपनी का ये भी देखते हैं जब स्टॉक खरीदते हैं तब, बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी होता है कि प्रमोटर के पास कितना शेयर्स है, डायरेक्टर्स के पास कितना शेयर्स है, तो वो सब ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट एनालिसिस का बात नहीं करेंगे, पर यहां पर समझना फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 क्या बोलता है? अरे सेक्शन 3 क्या बोलता है कि सुनो, पब्लिक कंपनी बनाने का सपना है, जरूर पूरा होगा, तथास्तु। मिनिमम 7 लोग ले आओ, मिनिमम 7 लोग ले आओ, 7 लोग। प्राइवेट कंपनी फॉर्म होगा, तथास्तु, 2 और मोर पर्सन ले आओ। 1 पर्सन कंपनी होगा, खुद आ जाओ।
1% इनफ है। एक नॉमिनी चाहिएगा, लेकिन नॉमिनी चाहिएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। तो सेक्शन 3 ये रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी पर। इसको ऊपर से पूरा ढांचा को समझेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है। सर क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करें? पहला, इसके ऊपर भी जोर से चर्चा है, नेक्स्ट क्लास में होगा पर सुनना। एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल्स। तो आप लोगों को रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ड्यूली साइंड सबमिट करना है। हर वो इंसान जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर है, मतलब जो कंपनी में स्टेक ओन करता है, और जो भी इंसान कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प किया, सीए सीएस जो भी है, उसका एक डिक्लेरेशन, उसका एक डिक्लेरेशन। और साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी है, उसका एक डिक्लेरेशन कि इस लॉ में जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और जो भी पर्सन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, और जो भी पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बनेगा, मतलब शुरू में डायरेक्टर्स बनेगा, उन लोगों का एक आर्टिकल, आर्टिकल में ये बात मेंशन, एक्चुअली आर्टिकल में तो बात मेंशन नहीं होगा, जिनका नाम आर्टिकल्स में मेंशनड है, वो लोग का एक अग्रीमेंट, वो लोग को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि पहला बात, वो लोग कोई, वो लोग के अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा है कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड दुनिया में कहीं पे भी। वो कोई भी फ्रॉड या मिसफियंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर नहीं फंसा है लास्ट 5 साल में। लास्ट 5 साल में, या दिस कंपनी एक्ट के अंदर लास्ट 5 साल में कोई भी कंपनीज एक्ट का वायलेशन में नहीं पकड़ा गया। और तीसरा बात, एक डिक्लेरेशन कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आरओसी के पास फाइल किया है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। ओह, तो सर क्या क्या सबमिट करना था? पहला बात तो मेमोरेंडम और आर्टिकल साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और दो लोगों के साथ डिक्लेरेशन, एक जो डायरेक्टर्स है या सब्सक्राइबर्स है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस जो कंपनी को फॉर्म करने में हेल्प किया। ये डिक्लेरेशन कि इस लॉ के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पूरा किया। तीसरा बात, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है, वो एक डिक्लेरेशन देंगे, पहला बात कि उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल रहा है जहां पे कंपनी के फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई घपला हो। दूसरा, इस एक्ट में या कोई भी पुराने कंपनी एक्ट के अंदर इन लोग कन्विक्ट नहीं हुए हैं या गिल्टी नहीं पाए गए हैं लास्ट 5 साल में। और तीसरा, वो लोग जो भी इंफॉर्मेशन अभी भर रहे हैं वो उनके इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। और बाकी फिर एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, उनका एड्रेस, डायरेक्टर्स का नाम, एड्रेस, जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स बने उनका नाम, एड्रेस, एड्रेस प्रूफ। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाएगा तब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद, जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता था, आधार नंबर है, पैन नंबर है, वैसे कंपनी को आइडेंटिफाई करने का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, वो अलॉट हो जाएगा। कंपनी को सारा कागजात सब मेंटेन करना होगा, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कंपनी ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या कभी भी रजिस्ट्रार के पास फाइल किया, और वो उसको पता था, मतलब मुझको पता था मैं गलत बोल रहा हूं, और फिर भी मैंने फाइल किया, तो मेरे अगेंस्ट सेक्शन 447 लग जाएगा। 447 फ्रॉड से डील करता है। बाद में पता लगा, कंपनी फॉर्म हो गया, बाद में पता लगा कि कुछ गलत बोला था प्रमोटर या डायरेक्टर, फिर सेक्शन 447 लग जाएगा। सर हमें बात समझ में आ गया। अभी तो आपको मैं बता दूं, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन को बहुत सिंपल कर दिया गया है। दो चीजें आ गई हैं, स्पाइस और स्पाइस प्लस। इससे क्या है ना, कंपनी का फॉर्म आप, इसमें क्या होता है ना, आप बहुत इजीली अपना नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करवा सकते हो। स्पाइस प्लस एक वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और स्पाइस एक ई फॉर्म है, ई फॉर्म है, वो भरो और आपका हो जाएगा। स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये बना है फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे बिजनेस इजीली हो सके, फास्ट हो पाए। ये देखो, मैं अभी आपके आने के पहले एमसीए की साइट पर ही था,
मैं दिखाता हूं, अभी मैंने बंद कर दिया हो तो मेरे को भी पता नहीं है। ये रहा, यहाँ पर आता हूं मैं, 1 मिनट दो। यहाँ पे देखना, ये देखो, ये एमसीए की वेबसाइट पे है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइस एंड स्पाइस प्लस? स्पाइस इज एन इंटीग्रेटेड, देखो, स्पाइस इज अ ई फॉर्म लिखा हुआ है, और स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जो 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट्स है। क्योंकि आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता, पहले मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता, लेबर मिनिस्ट्री के पास, रेवेन्यू मिनिस्ट्री के पास। अब तीनों चीज एक ही फॉर्म और एक ही वेब एप्लीकेशन में तीनों डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट हो जाओगे भर के। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, जिसकी वेबसाइट पर हम लोग अभी हैं। और एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी आप कनेक्ट हो जाओगे, देयर बाई सेविंग एनी टाइम, प्रोसीड्यूर एंड कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बना है। लेकिन आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको लॉगिन करके काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। खैर अभी अपने को ये करना नहीं है, वो आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे। मैं आर्टिकलशिप में गया था, पहला दिन ही मुझे एमसीए का साइट खोल दिया गया था, और मैं तब लॉ पढ़ता नहीं था अच्छा। तो मुझे तब पता चला एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप लोग को तो खुल के फॉर्म भी पता लग गया, स्पाइस और स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ई में ही तो सारा बात छुप गया, सेक्शन 7 का। यस सर। और सर सेक्शन 9 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर केस लॉ भी करेंगे। सेक्शन 9 बोलता है एक बार कंपनी रजिस्टर हो गया, उस दिन से सेपरेट लायबिलिटी वाला स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। ये देखो पढ़ के बताता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन mentioned in the certificate, the subscribers and all other persons who may from time to time because of the become members of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum। मतलब एक corporate body form हो चुका है। such a registered company shall be capable of exercising all the functions जो एक incorporated कंपनी के पास होता है। परपेचुअल सेक्शन आ जाएगा, पावर टू होल्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा, अरे सिंपल भाषा में बोले, एक कंपनी का जितना फीचर होता है अब कंपनी के पास आ जाएगा। कॉमन सील का अधिकार आ जाएगा, सू या बी सूड ये अधिकार आ जाएगा। कंपनी और मेंबर सेपरेट हो जाएंगे। और एज पर सेक्शन 10 of the Companies Act, where the memorandum or articles when registered shall bind the company and the member thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provisions of memorandum। एक आपको ना मेमोरेंडम और आर्टिकल भी रजिस्टर करवाना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही होता है। एक बार हो गया तो माना जाएगा कि हर मेंबर जो कंपनी का है, डायरेक्टर, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल को पर्सनली पढ़ के साइन किया है। और कंपनी को मेमोरेंडम और आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना पड़ेगा। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, इन द थर्ड पार्ट विच इज ऑल्सो द लास्ट क्लास ऑफ कंपनी लॉ। यहां तक लर्न करके रखेंगे सेक्शन 10 तक। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट समअप कर ले क्या? आज हम लोगों ने लिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ा। लिस्टेड कंपनी होने के लिए क्या चाहिए? लिस्टेड कंपनी होने के लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड है फॉर दैट पर्पस, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है? जो लिस्टेड नहीं है। फिर हम लोगों ने होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट पढ़ा, होल्डिंग 246, टू क्लॉज 46। फिर सब्सिडियरी में अपने गए 2 क्लॉज 87 में गए, और फिर एसोसिएट 2 क्लॉज 6। एसोसिएट होने के लिए 20% और मोर आप में ओन करता है कोई, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी होने के लिए दो में से एक बात है, कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद ये सब चीज कवर कर लेने के बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल कंपनी। फिर हम लोगों ने पढ़ा अबाउट डॉर्मेंट कंपनी 455, निधि कंपनी 406। सेक्शन 8 कंपनी किसके लिए फॉर्म होता है? आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजियन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। दो ठो ई, दो ठो एस, दो ठो आर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स।
गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके की कंपनीज बनती है, एक इनएक्टिव कंपनी जिसने लास्ट 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया हो और एनुअल रिटर्न ही सबमिट नहीं किया हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर वो कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन इन चार को छोड़कर सिग्निफिकेंट माना जाएगा। पहला, जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो उसमें कॉस्ट इनकर होता है। दूसरा, जब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो कोई कॉस्ट इनकर होता है। तीसरा, इस लॉ को फॉलो करने के लिए कुछ कॉस्ट होता है। और चौथा, ऑफिस रिकॉर्ड और ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन और प्रिजर्व करने के लिए कॉस्ट होता है। ये चारों है तो ठीक है, इसको छोड़ के कुछ भी हो तो वो सिग्निफिकेंट है, और तब आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। फिर हम लोग पढ़े पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 क्लॉज 72, दो कंडीशन है, 50% या 51% या ज्यादा, 51% या ज्यादा गवर्नमेंट ओन करता हो, और साथ साथ में 51% या ज्यादा गवर्नमेंट ओन करता हो, और उसके साथ साथ में क्या है बताओ आप लोगों का, उसके साथ साथ में ध्यान से सुनना, वो किसी सेंटर या स्टेट एक्ट में रजिस्टर हुआ हो। सर समझ में आ गया? एल आई सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी जो असाइंड है। सर फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपनी से रिलेटेड प्रमोटर, 2 क्लॉज 69। प्रमोटर कौन है? तीन है। कौन है प्रमोटर? तीन जन है प्रमोटर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है या एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में लिखा है, या अरे या कौन, जिसका कंपनी के अफेयर्स में कंट्रोल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो एडवाइस और डायरेक्शंस देता है, ये है प्रमोटर। सेक्शन 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, 1% कंपनी में 1 मेंबर। सेक्शन 7 बताता है कि रजिस्ट्री कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें डायरेक्टर, सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम का डिक्लेरेशन लगता है, मेमोरेंडम आर्टिकल जमा करना पड़ता है। सेक्शन 9 बोलता है कि एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। और सेक्शन 10 बोलता है अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गया, उसके बाद हर एक मेंबर, हर एक सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, हर एक डायरेक्टर को मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों, इज इट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन एवरीवन, यस और नो बताएंगे। कम ऑन गाइस, यस और नो, कम ऑन यार। यस। सो दैट्स इट दोस्तों। इसके बियॉन्ड हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कंपनी लॉ। गुड बाय एवरीबॉडी।